देखो हमने कल रिलेशंस अपने लिख लिए थे, तो उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपको दिख गया होगा वहां से बीटा और अल्फा का रिलेशन, ठीक है, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। अगर कोई डिवाइस रेफ्रिजरेटर की तरह काम कर रही है और उसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा है, अगर उसी डिवाइस को हम हीट पंप की तरह देखने लग जाए तो उसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हम अल्फा बोल रहे थे, तो उस अल्फा और बीटा में क्या कुछ रिलेशन होगा? उस अल्फा और बीटा में वो लाइट उस अल्फा और बीटा में क्या कुछ रिलेशन होगा? आपने कल बीटा पढ़ा था, बीटा का क्या आंसर निकल के आया था ईटा की टर्म्स में? 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा। इट कैन आल्सो रिटन एज 1 बाय ईटा माइनस 1, और 1 बाय ईटा क्या था? अल्फा। सो दिस इज अल्फा माइनस 1। इट मींस अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा। ये भी एक फॉर्मूले की तरह हम याद कर सकते हैं ऐसे सवालों के लिए। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? बीटा। बीटा कितना दे रखा है? 2। तो दिस इंप्लाइज अल्फा कितना हो जाएगा? 3। तो इस सॉल्यूशन के अंदर ही अपना फॉर्मूला बना ले और ये हमें याद होना चाहिए इस तरह से, ठीक है। चलें आगे बढ़े। आज हम मेनली चलेंगे दो चीजों पे, एक सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और एक एंट्रोपी उसमें टर्म आएगी, इनको हम सीख रहे होंगे। फिर उसके बाद जब हम कार्नोट साइकिल पे चलेंगे तो मतलब अगली क्लास में तो उसमें एंट्रोपी का यूज हम देख पाएंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग आप डाल दीजिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, SLOT। इन शॉर्ट उसको लिख लेना SLOT, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो SLOT क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। फर्स्ट लॉ किसी प्रोसेस के होने ना होने के बारे में नहीं बताता है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? चाय रखी थी, रखी रखी ठंडी होगी, फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन कर देगा, बोले कि चाय में से हीट एनर्जी कहां चलेगी? सराउंडिंग में। आप फर्स्ट लॉ से ये पूछो ठंड के मौसम में चाय रखी थी, रखी रखी गर्म हो गई, फर्स्ट लॉ उसको भी एक्सप्लेन कर देगा, बोले सराउंडिंग से कुछ हीट एनर्जी किस में आ गई? चाय में आ गई। फर्स्ट लॉ इस बात की तो बात ही नहीं करता है कि हीट एनर्जी किधर से किधर जाएगी, वो केवल ये कहता है कि एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड है। सेकेंड लॉ कुछ फिनोमेना को डिसअलाउ कर देता है कि भाई ये नहीं हो सकता और ये हो सकता है। इसमें लिखो स्टार्टिंग में बात, FLOT मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, FLOT is just energy conservation principle. FLOT is just energy conservation principle, but SLOT, second law of thermodynamics, disallows many phenomena. SLOT disallows many phenomena. इसमें कई तरह की स्टेटमेंट है, जो दो फेमस स्टेटमेंट है जो हमसे पूछ ली जाती हैं, पहले हम उन पे चलते हैं। तो नंबर 1 मतलब इसके अंदर ए पार्ट आप लिखो, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। ये दो वैज्ञानिकों का नाम है, हम SLOT की पहले पढ़ के चल रहे हैं। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, ये वाला पार्ट हम पढ़ के चल रहे हैं। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ये इंजन से रिलेटेड है। मैं स्टेटमेंट अभी लिखूंगा पूरी, आप सुनिए कि इसमें क्या है।
बोले ऐसा कोई इंजन नहीं बना जिसका बस एक ही काम हो, क्या कोई सोर्स था, उससे एनर्जी लेना और उसको कंप्लीटली किसमें कन्वर्ट कर देना, वर्क में। ठीक है, ये कहता है कि ये वाली प्रोसेस इम्पॉसिबल। पहले आप इसकी स्टेटमेंट लिख लो, फिर ये डायग्राम बना लेना। लिख लो इसकी वैल्यू स्टेटमेंट है, नो सच प्रोसेस इज पॉसिबल no such process is possible whose sole result SOLE या only result, no such process is possible whose sole result या only result is the absorption of heat, is the absorption of heat from a reservoir and its complete conversion into work. And its complete conversion into work. ऐसी कोई प्रोसेस पॉसिबल नहीं है जिसमें ये सब हो पाए। ये जो बोर्ड पे डायग्राम बनाया है ये पॉसिबल नहीं है। मतलब हमें ये ध्यान रहे कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप हीट को कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट करवा पाए। ठीक है, बिना सिंक के पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बना दो इसमें। इसका मतलब क्या इम्पॉसिबल है? Q2 कैन नेवर बी इक्वल टू 0, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात W कैन नेवर बी इक्वल टू Q1। तीसरी बात, ये जो इसकी स्टेटमेंट, इससे और क्या समझ में आ रहा है? एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? W by Q1 या 1 माइनस Q2 अगर 0 हो गया तो ईटा 1 हो गया, W बराबर Q1 हो गया तो भी ईटा, यानी कि दिस एफिशिएंसी कैन नेवर बी इक्वल टू 1। नेवर बी इक्वल टू 1 मतलब कोई इंजन ऐसा नहीं बना जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। कोई भी इंजन ऐसा नहीं बना जिसकी एफिशिएंसी 100%। चले आगे बढ़े। दूसरी स्टेटमेंट, दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है और हमारे लिए जो यूजफुल रहती है 11th क्लास में, यही दो स्टेटमेंट ज्यादा काम आती है। एक इंजन से रिलेटेड है, एक रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड है। रेफ्रिजरेटर या हीट पंप दोनों से रिलेटेड है। ये हो गया ना, समझ आ गई वाली स्टेटमेंट? फर्स्ट लॉ को तो इसमें भी दिक्कत नहीं है। फर्स्ट लॉ तो कह रहा है एनर्जी कंजर्वेशन है, क्यों सारा किस में कन्वर्ट हो रहा है? W में। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है आपको आकार। अब आती है दूसरी स्टेटमेंट, क्लॉसियस स्टेटमेंट। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी ना क्लॉसियस इलेक्ट्रॉनिक इक्वेशन। हाँ, तो वही साइंटिस्ट हैं, क्लॉसियस स्टेटमेंट। देखो ये रिलेटेड है रेफ्रिजरेटर बोलिए या हीट पंप बोलिए, इससे रेफ्रिजरेटर या हीट पंप इससे रिलेटेड है। यहां पे है लो टेम्परेचर बॉडी, इसका
उसका टेम्परेचर आपने कहा T2। यहां पे है एक हाई टेम्परेचर बॉडी जिसका टेम्परेचर T1। ये स्टेटमेंट क्या कहती है, कोई ऐसी प्रोसेस पॉसिबल नहीं है कि बिना बाहर से वर्क किए और आप हीट एनर्जी को ट्रांसफर करवा दो किधर से किधर, फ्रॉम लो टू हाई। आपने बोला था ये हीट निकली Q2 और ये हीट पर साइकिल कितनी गई Q1, ठीक है। अगर आप W बराबर 0 रखो कि बाहर से कोई वर्क ही किया तो दिस इज इम्पॉसिबल। स्टेटमेंट बोल दो इसकी, फिर डायग्राम में बना लेना, स्टेटमेंट भी लिख लो इसकी क्या है, प्रोसेस स्टेटमेंट। नो सच प्रोसेस इज पॉसिबल, नो सच प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole result is the transfer of heat energy from a colder body to a hotter body, without requiring any external work. बिना बाहर से कोई वर्क किए आप ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये करवाओ, ठीक है। ये इसका डायग्राम है। और अगर हम इसमें देखें क्या क्या पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, Q1 Q2 के बराबर नहीं हो पाएगा, W 0 नहीं हो सकता है इन प्रोसेसेस में। बीटा का डिफाइन किया था Q2/W एंड अल्फा भी कल डिफाइन किया था क्या, Q1/W। बीटा तो था रेफ्रिजरेटर का कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और अल्फा हमने किसके लिए बोला था, हीट पंप के लिए, है ना। अगर W 0 नहीं हो सकता है इसका मतलब बीटा रेफ्रिजरेटर कैन नेवर बी इनफाइनाइट, एंड यही यहां पे मतलब है अल्फा हीट पंप कैन नेवर बी इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट नहीं हो सकते हैं। ना तो ये इनफाइनाइट होगा ना ही ये इनफाइनाइट होगा। तो क्या आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की दो स्टेटमेंट समझ आ गई जो हमारे लिए काम किए, जो इंजन और इनसे रिलेटेड है, ठीक है। अब यहां पे एक टर्म हम बना रहे हैं, दैट इज एंट्रोपी, सिंबल देते हैं S। एक टर्म हम लेके चल रहे हैं एंट्रोपी जिसका सिंबल है S। एंट्रोपी एक ऐसी क्वांटिटी बनाई गई दैट इज रिलेटेड टू रैंडमनेस। सिस्टम में जितनी ज्यादा रैंडमनेस होगी उतनी ज्यादा उसकी एंट्रोपी है। पहले डिफाइन कर दो उसको, हेडिंग डाल दिए, देखिए इट इज a degree of measure of randomness in a system. It is a degree of measure of randomness in a system.
कैसे देखिए क्या है, एक एग्जांपल मैं दूं। ये कोई सिस्टम ए है और एक ये सिस्टम बी है, एक सिस्टम ए एक सिस्टम बी। मैं कहता हूं 5 मॉलिक्यूल इसमें है, 1 2 3 4 और 5, और 5 ही मॉलिक्यूल इसमें है, 1 2 3 4 और 5। ये पांचों फिलहाल इधर जा रहे हैं, इसमें 5 यूज आ रहे हैं, और किसमें रेंडमनेस ज्यादा है? हम चेक करें, कंपेयर करें तो सीधा पता लग रहा है कि बी में रेंडमनेस ज्यादा है। इट मींस एस ए इज लेस देन एंट्रोपी ऑफ ए इज लेस देन एंट्रोपी ऑफ बी। ये तो जस्ट एक क्वालिटेटिव आइडिया है कि कैसे देखा जाए, ये बना लो इसको। अब इसको डिफाइन कैसे किया गया, क्वांटिटेटिवली कैसे डिफाइन किया गया वो सुनिए। ये तो एक क्वालिटेटिव आइडिया हो गया। क्वांटिटेटिवली इस एंट्रोपी को कैसे डिफाइन किया गया उसमें हम चलते हैं। मिटा दो इसको। देखो जैसे मान लो ये कोई एक सिस्टम था, इस समय इसका टेम्परेचर है T और इसको एक जरा सी एनर्जी दी गई dq, इनफाइनेटसिमल मतलब वेरी स्मॉल। ये हीट एनर्जी इसको प्रोवाइड की गई dq। अगर T टेम्परेचर पे बॉडी है और इस वक्त आपने dq एनर्जी और दी है, तो जो चेंज इन एनर्जी डिफाइन, चेंज इन एंट्रोपी डिफाइन किया गया है, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी ही डिफाइन होता है कि सिस्टम की कुछ भी एंट्रोपी थी तो इसमें कितना चेंज होगा। इसकी डेफिनेशन होती है dq बाई T, हीट एनर्जी प्रोवाइडेड डिवाइडेड बाई उस वक्त उसका टेम्परेचर क्या है। अगर मैं बात करूं SI यूनिट ऑफ एंट्रोपी की, एनर्जी की यूनिट क्या है जूल, और टेम्परेचर की, लेकिन अब डिग्री सेल्सियस मत लिखना ना इसको, दिस इज नॉट इक्वल टू 1 जूल पर डिग्री। क्यों? चेंज में होता है वो, अभी चेंज नहीं है यहाँ पे, ये टेम्परेचर है इस वक्त का। और इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है dq इज इक्वल टू T इंटू, है ना, dq कैन ऑल्सो बी रिटन एज T इंटू ds। इसको कई बार बोल देते हैं क्वांटिटेटिव फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, dq is equal to Tds। हो गया। अब एक हेडिंग डालना, एंट्रोपी चेंज फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस।
entropy change for an isothermal process. मान लो आपने यहां से जो हीट एनर्जी प्रोवाइड की दैट इज डेल्टा क्यू. डेल्टा क्यू इज द टोटल हीट एनर्जी प्रोवाइडेड. और टेम्परेचर T, क्योंकि आइसोथर्मल आपने बोल दिया तो टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. ठीक है. अब चेंज इन एंट्रोपी ये हम निकालना चाह रहे हैं कि डेल्टा एस कितना होगा. तो भाई ds का क्या फॉर्मूला है डेफिनेशन से? dq बाई t. तो डेल्टा एस जो होगा इंटीग्रल 1 बाई t इनटू dq, यही तो होगा. और t कांस्टेंट है तो t बाहर आ जाएगा और इंटीग्रल dq क्या होगा? टोटल हीट एनर्जी प्रोवाइडेड. ठीक है. तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस का फॉर्मूला आ गया डेल्टा क्यू बाई टोटल हीट एनर्जी प्रोवाइडेड डिवाइडेड बाई टेम्परेचर. इस दौरान क्या उसका कांस्टेंट टेम्परेचर रहा है. आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये आपका फॉर्मूला होगा एंट्रोपी चेंज का. टोटल हीट एनर्जी प्रोवाइडेड डिवाइडेड बाय टेम्परेचर. हो गया? समझ आ गया? एंट्रोपी चेंज मेनली दो प्रोसेसेस में काम आता है. पहला हो गया आइसोथर्मल, आप खत्म कीजिए इसको लिख के. दूसरा एडियाबैटिक. एडियाबैटिक में टेम्परेचर तो कांस्टेंट नहीं रहता है, लेकिन क्या बाहर से कोई हीट दी जा सकती है? ये ऐसा कंटेनर है, ये ऐसा कंटेनर है कि कोई भी dq बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती है. तो dq भी कितना रहेगा? 0. इस बार अगर आप यहां से देखते हो तो dq 0 होने की वजह से किसी भी टेम्परेचर पे बॉडी हो ds कितना होगा? 0. यानी कि एंट्रोपी क्या रहेगी इसकी? कांस्टेंट. इससे पता लगा कि एडियाबैटिक प्रोसेस इज एन आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस. शायद हमने पीछे भी ये नाम लिया है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है. सो इट इज एन आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस. ठीक है. अब हम बनाते हैं टेम्परेचर एंट्रोपी ग्राफ. नेक्स्ट हेडिंग आपकी डालिए टेम्परेचर एंट्रोपी ग्राफ. एंट्रोपी और टेम्परेचर. चाहे कैसा भी ग्राफ हो, कैसा भी ग्राफ हो, किधर से किधर भी जा रहा हो, आप ये बताओ इसका एरिया क्या देगा? एंट्रोपी एक्सिस की तरफ अगर मैं इस एरिया को ए लिखता हूं तो ये एरिया मुझे क्या देगा? देखो हमारे सेकेंड लॉ की फॉर्म है dq इक्वल टू TdS.
यानी कि जो डेल्टा क्यू होगा दैट इज इंटीग्रल टीडीएस, और इंटीग्रल टीडीएस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? दिस इज एरिया अंडर टीएस कर्व टुवर्ड्स एस एक्सिस। यानी कि ये जो डेल्टा क्यू होगा ये आपको ए से मिल जाएगा। कहीं भी अगर टेम्परेचर एंट्रोपी कर्व आए तो उसके नीचे का एरिया आपको हीट एनर्जी प्रोवाइडेड टू द सिस्टम दे देगा। एक क्वेश्चन लिखो, प्लॉट टीएस कर्व फॉर एडियाबैटिक एक्सपेंशन। प्लॉट टीएस कर्व फॉर एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए टीएस कर्व आपको बनाना है। देखिए ये S ये T, हम ये तो श्योर जानते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस है तो S क्या रहेगा? कांस्टेंट, यानी कि S तो चेंज होना ही नहीं है। इसका मतलब टेम्परेचर जरूर चेंज होगा और ये प्रोसेस कुछ इस तरह की आती चलेगी। ठीक है, अब इसमें ये बताना है कि इनिशियल कौन सा है और फाइनल कौन सा है। इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा होगा कि फाइनल टेम्परेचर ज्यादा होगा? एडियाबैटिक एक्सपेंशन आप ऐसे सोचो, फर्स्ट लॉ से सोचिए। फर्स्ट लॉ कहता है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। एडियाबैटिक है तो डेल्टा क्यू कितना? 0, और एक्सपेंशन है तो डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव। ये 0 ये पॉजिटिव, तो इससे पता लगा कि डेल्टा यू क्या होगा? नेगेटिव। इसका मतलब u डिक्रीजेस, और u इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। u तभी डिक्रीज होगा जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। इससे ये भी एक रिजल्ट हम याद रखें कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन कॉजेस कूलिंग। एडियाबैटिक एक्सपेंशन कॉजेस कूलिंग, इसका मतलब ये कुछ इनिशियल टेम्परेचर होगा और ये कुछ फाइनल होगा और कूलिंग हुई होगी, और ये ग्राफ ऐसा होगा। अगर बोला होता एडियाबैटिक कंप्रेशन तो ये उल्टा होता फिर ऊपर। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, बाहर से कुछ एनर्जी मिली नहीं और एक्सपेंशन हुई तो गैस का एनर्जी पार्ट आपने यूज करवा दिया वर्क में। गैस के पास पहले से जो एनर्जी थी वो आपने यूज करवा दी वर्क में, तो गैस की इंटरनल एनर्जी क्या होगी? कम। और एनर्जी तभी कम होती है जब टेम्परेचर कम हो, तो टेम्परेचर भी कम हो गया। बताओ क्या ये समझ आ गया है? ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं। बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा था, आपने पूछा था कि शायद ये पता नहीं पीवी कर्व था कि कौन सा था? पीवी कर्व है और वॉल्यूम V0 से और कहां तक जा रहा है? 2V0 तक जा रहा है थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस। एक बार प्रोसेस ये है, एक बार प्रोसेस ये है
Now this one is isobaric. Process number 1. This one is isothermal. Process number 2. हमने पढ़ा हुआ है कि अगर एडियाबैटिक होगा तो और भी ऐसे आएगा. This one is adiabatic and process number 3. एक सिस्टम 3 डिफरेंट प्रोसेसेस के तहत V नोड से कहां तक गया, 2V नोड तक. तो अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. फर्स्ट पार्ट है वर्क डन बाय गैस एंड सेकंड पार्ट है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस. इन दो चीजों को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चलना है. वर्क डन बाय गैस, ये तो हमने पहले भी किया हुआ है कि एरिया अंडर पीवी कर्व क्या देता है आपको, वर्क देता है. तो सबसे बड़ा एरिया किसका है, आइसोबैरिक. तो वर्क डन बाय गैस का तो आंसर हो जाएगा W1. ये सबसे बड़ा एरिया जा रहा है. दिस इज ग्रेटर देन W2 एंड दिस इज ग्रेटर देन W3. ठीक है, ये तो आपका हो गया फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू. देखो ये कैसे कंपैरिजन होगा. आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा यू क्या होगा, 0 हो गया. एडियाबैटिक और एक्सपेंशन होने लग रहे हैं तो कूलिंग होगी, हीटिंग होगी. एडियाबैटिक एक्सपेंशन में कूलिंग होगी, अभी हमने पता किया. कूलिंग हुई तो इसका मतलब डेल्टा यू नेगेटिव होगा, है ना. अब चलते हैं पहली प्रोसेस आइसोबैरिक. प्रेशर तो फिक्स है और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो P into V बढ़ रहा होगा. प्रेशर फिक्स और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो P into V बढ़ेगा. P भी बढ़ा तो nRT भी बढ़ेगा. इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ा है. टेम्परेचर बढ़ा है तो इस केस में डेल्टा यू क्या होगा, सबसे बड़ी वैल्यू पॉजिटिव, फिर 0 और फिर नेगेटिव. इस तरह से कंपैरिजन होना है. डेल्टा U1 इज ग्रेटर देन डेल्टा U2 इज ग्रेटर देन डेल्टा U3. फर्क ये है यहां तो ये सारे पॉजिटिव हैं क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है, परंतु यहां पे ये पॉजिटिव है, ये 0 है और ये क्या है आपका नेगेटिव. समझ आया नहीं इसको, ठीक है. लिख लिया. अब एक न्यूमेरिकल लेते हैं एंट्रोपी चेंज पे, ग्राफिकल की कैसे. लिखो, एक क्वेश्चन लिखो. द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, the temperature of a system is increased from 27 डिग्री सेल्सियस to 127 डिग्री सेल्सियस, is increased from 27 degree Celsius to 127 degree Celsius by providing some heat energy which varies with the absolute temperature of the system, which varies with
the absolute temperature of the system as Q बराबर 400 T स्क्वायर जूल। 80 केल्विन में एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। इस तरीके से उसको हीट प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। फाइंड द टोटल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। फाइंड द टोटल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। कीजिए वही ट्राई, सेकंड लॉ का यूज करते हैं। कैसे करें? देखो, डीएस का क्या फॉर्मूला है? डीएस का फॉर्मूला होता है डी क्यू बाई टी। इस एक्सप्रेशन से डी क्यू हटाओ डी टी लाओ, तभी तो इंटीग्रेट हो पाएगा। भाई आप अगर डेल्टा एस चाहते हो तो डेल्टा एस होगा इंटीग्रल 1 बाई टी इंटू, अब मुझे डी क्यू हटाना है और डी टी लाना है, तभी तो इंटीग्रेट हो पाएगा। लिमिट भी पता है टेम्परेचर कितने से कितना गया। डी क्यू हटाओ डी टी लाओ के लिए इसका यूज कीजिए, इस इक्वेशन का, और इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो डी क्यू बाई डी टी कितना हुआ ये? 800 टी। इसका मतलब जो डी क्यू होगा, डी क्यू वो कितना होगा? 800 टी इंटू डी टी। ये आपने इसमें पुट किया तभी तो इंटीग्रेशन हो पाएगा। इंटीग्रल 1 बाई टी इंटू 800 टी इंटू डी टी। टी से टी कैंसिल, 800 बाहर आ गया। इंटीग्रल डी टी, टी की लिमिट बताओ केल्विन में, ये डिग्री सेल्सियस में नहीं होता, केल्विन में होता है। यहाँ डिफरेंस तो सेम है, कोई नहीं। हम इसलिए भी कह रहे हैं कि चलो ठीक है, यहाँ बाई चांस dt आ गया, सीधा dt आ गया, इंटीग्रेशन में कुछ और आ जाता। अब समझो इसमें अगर t dt बचता तो फिर इंटीग्रेशन क्या आता? टी स्क्वायर। तो क्या वहां डिग्री सेल्सियस में पुट करने से आंसर सही आ जाता? तो आदत ही मत बनाओ ना, एंट्रोपी वाला क्वेश्चन आ रहा है तो आपको केल्विन में करना है। समझ गए ना आप ये चीज? तो इंटीग्रल dt, t की लिमिट, इनिशियल लिमिट 300 केल्विन और फाइनल लिमिट 400 केल्विन। यहाँ कोई बच्चा डिग्री सेल्सियस में रखेगा तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन कोई और एक्सप्रेशन होगा तो फिर नहीं आ पाएगा। तो ये आया 800 गुना 100 आएगा शायद, इंटीग्रल dt t और फिर ये डिफरेंस, मतलब 8 गुना 10 की पावर 4 और यूनिट क्या होगी? जूल पर केल्विन। 8 गुना 10 की पावर 4 जूल पर केल्विन, ये निकल गया। तो एंट्रोपी
में आने लगा है, ठीक है। सेकेंड लॉ आज हमने किया, उसकी दो स्टेटमेंट हमने पढ़ी, एंड देन उसके बाद उसके क्वांटिटेटिव फॉर्म बनाई, dq is equal to TdS, that is the definition of entropy change। एंट्रोपी चेंज पे ग्राफिकल क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं वो हमने देखे। दूसरी बात, अगर न्यूमेरिकल आए तो q का कुछ भी एक्सप्रेशन आ सकता है एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। आपको पहले क्या निकाल लेना है, dq by dt, फिर उसमें पुट करोगे तो ये चीजें सोल्व पाएंगे। समझ में आ गया है। सपोज इसी क्वेश्चन में अब एक चीज देखना, मान लो यहां पे होता t की पावर 4, यूं लिखो, रिपीट द वो क्वेश्चन, रिपीट द अबव क्वेश्चन फॉर द एक्सप्रेशन q बराबर 400 into t की पावर 4 जूल, कीपिंग अदर थिंग्स सेम। कीपिंग अदर थिंग्स सेम। अब कर रखा है तो एक बार दिमाग में आएगा ना क्या करूंगे, dq by dt कितना आया, 1600 और dq, तो dq बराबर आया 1600 t क्यूब dt। आपने इसमें रखा 1600 और t क्यूब, एक t से t कटेगा, 1600 बाहर गया और अंदर क्या आ गया, t स्क्वायर dt। अब मुझे बताओ क्या डिग्री सेल्सियस रखने से आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखें, बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि एंट्रोपी वाले क्वेश्चंस में केल्विन में ही टेम्परेचर को पुट कीजिए। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3, यहाँ पे अगर आप इसको सोल्व करते हैं, दिस इज 1600 इंटू टी क्यूब बाई 3 और लिमिट है 300 से लेके 400, 400 का क्यूब, 4 का क्यूब 64 और माइनस 3 का क्यूब 27, 64 माइनस 27 कितना होगा, क्या होगा, नहीं ये कर दिया गया आपसे पूरा, 64 माइनस 27 37, 37 के आगे कितने जीरो, 2 2 4 2 6 वहां और 2 यहाँ, तो कुल मिला के क्या आ रहा है 16 गुना 37 बटे 3 और 10 की पावर 8 जूल पर यार, ठीक है आगे होता रहेगा जो भी। तो आप ये बताओ, अगर Q का एक्सप्रेशन दे रखा हो एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो क्या हमें ये चेंज निकालना आ गया है, एंट्रोपी चेंज, ठीक है। अब मैं सेकंड लॉ के बारे में और क्वालिटेटिव बात कर रहा हूं। दुनिया भर की स्टेटमेंट है, हम जो पढ़ते हैं वो 2 ही स्टेटमेंट है, और भी कई स्टेटमेंट्स हैं। क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट है, बिल्कुल इक्विवेलेंट है। अगर एक फेल हो जाए तो दूसरी स्टेटमेंट भी अपने आप फेल हो जाएगी, ठीक है। उनके भी प्रूफ होते हैं, वो 11th में करने की जरूरत नहीं है। ये एक क्वेश्चन आता है आगे कि प्रूव दैट कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। कौन सी दो, एक केल्विन प्लैंक और एक क्लॉसियस। तो उसमें क्या किया जाता है, एक इंजन लिया जाता है, एक रेफ्रिजरेटर, और दोनों की कपलिंग की जाती है। मतलब इंजन ने जो वर्क किया W, वो रेफ्रिजरेटर का एक्सटर्नल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क का काम कर जाता है, और कपलिंग करके फिर ये चीजें समझाई जाती है। अभी इस चैप्टर में आगे, ये कपलिंग में इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, हमारे लिए वो कपलिंग कहाँ काम आ रही है इस चैप्टर में आगे ना, जस्ट लगा लो, चाहिए अगली क्लास में लगा लो, हमें कार्नोट साइकिल पढ़नी हो। कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल में एडियाबैटिक और आइसोथर्मल ये स्टेप्स होते हैं, हम पढ़ेंगे उसमें। वो एक साइक्लिक प्रोसेस है, उस पे बेस्ड कार्नोट इंजन भी होता है, कार्नोट रेफ्रिजरेटर भी, कार्नोट हीट पंप भी। हमें पढ़ने को मिलेगा कि पहले तो कार्नोट साइकिल की क्या एफिशिएंसी होगी। जैसे कार्नोट इंजन है तो 1 - Q2 अपॉन Q1 तो इंजन का फॉर्मूला होता ही है। कार्नोट साइकिल एक ऐसी स्पेशल साइकिल है जिसके लिए Q2/Q1 बराबर हो जाता है T2/T1। ये क्यों होगा, कैसे होगा, हम देख पा रहे हैं। उसके बाद फिर हम कार्नोट थ्योरम पढ़ेंगे।
मैं आज नहीं करवा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ जस्ट अगली क्लास में कार्नोट थ्योरम, वो हम पढ़ पा रहे होंगे कि इससे ज़्यादा एफिशिएंट साइकिल और दूसरी कोई नहीं है, यानी कि दो गिवन टेम्परेचर्स के बीच में इससे ज़्यादा ईटा आपको कभी भी नहीं मिलेगा। तो अगली क्लास में थोड़ा कार्नोट की तरफ हम चलेंगे। एडवांस के सिलेबस में स्पेसिफिकली कार्नोट मेंशन कर रखा है, बाकियों में कार्नोट मेंशन नहीं कर रखा है, बट फिर भी इस पे सवाल आ सकते हैं इस तरह से, ठीक है। कोई साइकिल कोई तो दी हो, जैसे हमने ये पढ़ी अभी इस तरह से। एक सवाल और मैं लेता हूँ लास्ट आज का, एंट्रोपी से इंजन को रिलेट करने वाला क्वेश्चन। ये देखो, टीएस ग्राफ फॉर अ रिवर्सिबल हीट इंजन इज शोन बिलो। टीएस ग्राफ for a reversible heat engine is shown below. एक कोई ग्राफ दिखाया हमें, इंजन साइक्लिक प्रोसेस में काम करता है तो वापस नहीं आना ही है, और साइकिल है ए बी सी। सपोज ये वैल्यू एंट्रोपी की एस नॉट, ये वैल्यू 2s नॉट, ये टेम्परेचर T नॉट और ये टेम्परेचर 2T नॉट। एक रिवर्सिबल हीट इंजन है जिसकी ये साइकिल दिखा रखी है आपको। क्वेश्चन है कि फाइंड द efficiency of the heat engine. Find the efficiency of the heat engine. इस हीट इंजन की आपको एफिशिएंसी बतानी है। अब यहां से कैसे आइडिया लें हम? इसमें 3 स्टेप हो रहे हैं, इस साइकिल में 3 स्टेप है। ये जो भी इंजन की साइकिल है इसमें 3 स्टेप है, दिख रहे हैं हमें? कौन से 3 स्टेप? A to B, B to C। स्टेप 1 A to B, स्टेप 2 B to C एंड स्टेप 3 C to A। एक साइकिल में 3 स्टेप हो रहे हैं। स्टेप 1 को देख के बताओ किसने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की है, किसने हीट एनर्जी रिजेक्ट की है। स्टेप 1 को देख के बताओ कि एंट्रोपी बढ़ी है या कम हुई है? बढ़ रही है ना। स्टेप 1 में एंट्रोपी S नॉट से कहां तक गई है? तो एंट्रोपी तब बढ़ती है जब हीट एनर्जी आप उसको दोगे तो रैंडमनेस बढ़ेगी, हीट निकालोगे तो रैंडमनेस कम होगी। तो स्टेप 1 में उसने हीट एनर्जी गेन की है, तो हीट गेन को हम Q1 बोला करते हैं। स्टेप 2 में बताओ हीट एनर्जी गेन की है कि रिजेक्ट की है, क्योंकि एंट्रोपी कम हो गई है। तो स्टेप 2 में हीट रिजेक्टेड टू द सिंक जो होता था वो है, और वो कितना होगा? Q2। भाई ये हीट गेन तो कहां से होता है? फ्रॉम सोर्स। ये हीट रिजेक्टेड किसको होता है? टू सिंक। स्टेप 3 में बताओ हीट का लेन देन कुछ है क्या? क्यों? इट इज आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस। आइसोएंट्रोपिक में 0। आइसोएंट्रोपिक में मतलब एडियाबैटिक है, तो स्टेप 3 जो है ये हमें पता लगा एडियाबैटिक है, तो इसका मतलब इसमें तो डेल्टा Q कुछ नहीं। अगर Q1 और Q2 पता लग जाए तो एफिशिएंसी ऑफ इंजन आ गई। हम पढ़ गए हैं किसे फॉर्मूला। किसी भी इंजन के लिए, मैं कोई कारण की बात नहीं कर रहा, किसी भी इंजन के लिए एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला था? पढ़ा है ना हमने, Q2/Q1। समझ गए हो?
अब बताओ तो Q2 कितना और Q1 कितना, ये बताओ यहाँ से देखिए। कैसे निकालें Q2 और Q1? एरिया अंडर टीएस ग्राफ पढ़ गया क्या आज ही पढ़ा था हमने। एरिया अंडर टीएस ग्राफ एंट्रोपी चेंज देते हैं ना, एंट्रोपी क्या हीट एनर्जी देता है। तो ए से बी का एरिया कितना है, ये पूरा ट्रेपेजियम का एरिया, पूरा ट्रेपेजियम का एरिया 3/2 T नोट एस, ये होगा आपका हाफ ऑफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स 2t नोट एंड t नोट, t नोट into difference between the parallel sides 2s नोट minus s नोट। आगे आगे समझ। दूसरा वाला एरिया क्या होगा Q2, ये एरिया कितना है, रेक्टेंगल है, और ये एरिया कितना होगा T नोट into S नोट। ठीक है, आपने जब ये दोनों इसमें पुट किए 1 माइनस Q2 बाई Q1 करोगे, T नोट S नोट कट जाएगा, Q2 बाई Q1 ये आपका Q2 आया, T नोट S नोट बाई T नोट S नोट कितना है 2/3 आ रहा है। हाँ 1 माइनस 2/3, तो एफिशिएंसी कितनी आ गई। अब बच्चे इन सवालों में पहचान ही नहीं पाते कई बार, यार कहाँ तो एनर्जी है क्या है, तो कंफ्यूज हो जाते, बोले इसमें इंजन ही कहाँ है, एक उकारदार पढ़ जाते हैं, नहीं कुछ भी आ सकता है। तो हमें टेम्परेचर एंट्रोपी कर्व से भी ये इंजन की एफिशिएंसी निकालनी आनी चाहिए। अब सवाल इससे आगे भी जा सकता था, मान लो उसने दे तो दिया ये, और वो कह रहे हैं कि मैं इसको एज अ रेफ्रिजरेटर यूज करूं, तो उसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा, ईटा निकल गया, तो बीटा क्या होगा 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा, ठीक है जो भी आएगा। फिर मान लो उसको हीट पंप यूज करता हूं, तो अल्फा पूछ ले तो 1 प्लस ईटा, तो ये समझ आ गया है कि ये काम, ठीक है सभी को क्लियर है ना ये पार्ट। ठीक है चलिए आज की क्लास को तो हम यहीं ऑफ करते हैं।